वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशिशां हैं। तरक्याती काम भरपूर तरीके से जारी है। कर्जे वैसे में मिले, कौम चोरों और लुटेरों को माफ नहीं करेगी। महंगाई पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का पेशावर में जलसे से खिताब। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सैयद ज़हूर अहमद आगा ने क्वेटा में हलफ दिया। तकरीब में वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस सिंधु, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी, वफाकी वज़ीर जुबैदा जलाल, क़बायली अमायदीन, सियासी शख्सियात और आला हुक्काम की शिरकत। सिंध हुकूमत ने बरवक्त शुगर मिल्स न चलाकर मुल्क को छीनी थी। गन्ने के रिकॉर्ड पैदावार के बाद बरवक्त शुगर मिल्स चलनी चाहती थी। मामले को सियासी रंग देकर विफाक पर डालने की कोशिश की गई। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज खिलजी लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। दीन को सियासी मकासद से अलग रखा जाए। मुल्क के अंदर इंतशार नहीं, वहदत और अखुवत की जरूरत है। पाकिस्तान में अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदारिस को कोई खतरा नहीं। सीरत अथॉरिटी के क़याम का बुनियादी मकसद दुनिया को तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह करना है। नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क में डेंगू के वार जारी। कराची और लाहौर में डेंगू से मुतासर मरीजों में इजाफा। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 561 मरीज रिपोर्ट। डेंगू केसेस की तादाद 12,860 से तजावुज़ हो गई। रवा साल पंजाब भर में डेंगू से 63 अफराद जामबहक हो गए हैं। जलालाबाद शहर में यके बाद दीगरे 2 धमाके और फायरिंग। हलाकतों का खदशा, मुताबिक जख्मी मकामी अस्पताल मुंतकिल। शहर में खौफ हैरान। तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके के घेरे में ले लिया। किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बगदाद में इराक़ी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर 3 ड्रोन तैयारों से हमले, 2 ड्रोन मार गिराए गए। वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा कदीमी महफूज रहे। पाकिस्तान की इराक़ी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। इराक़ी अवाम और हुकूमत के साथ इज़हार तहसीन। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का अहम मैच। अफगानिस्तान के न्यूजीलैंड को 125 रन का हदफ। नजीबुल्लाह जरदान के 73 रन। फ्रेंच बोल्स की 3 विकेट। भारत की नजरें भी मैच पर मरकूज। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Top age and final exam. It'll race away. And New Zealand. Start a new over. And it's bowled. अफगानिस्तान की भारत के खिलाफ मैच में नाकामी और मैच फिक्सिंग के इल्जामात। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अजीजुल्लाह फजली ओहदे से बरतरफ। अफगान क्रिकेट टीम के साबिक मेंबर मीर वैस अशरफ बोर्ड के नए चेयरमैन मुकर्रर। मैच फिक्सिंग के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। कमजोर टीमों पर शेर और बेहतरीन टीमों के सामने ढेर। भारतीय सूरमा आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मैच में अफगान टीम की फतह से ख्वाहिशमंद। भारतीय शायकीन ने अफगानिस्तान की कामयाबी के लिए हाथ जोड़ लिए। सोशल मीडिया दिलचस्प और तंजिया मीम्स से भर गया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले का सेकेंड लास्ट रोज। मेगा इवेंट में पाकिस्तान अपना 5वां मैच आज स्कॉटलैंड के खिलाफ स्टार्ट में खेलेगा। मैच शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नाकाबिल शिकस्त 0 और ग्रुप 2 में क्लीन स्वीप करने के लिए कौमी टीम पुराज़ी। नाज़रीन हेडलाइंस आप जान चुके। आगे बढ़े आपको बताएं कि PTV का CDA के ताउन से F9 पार्क में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने का इंतजाम। पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच आज शाम
7 बजे से बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स पर भी मुलाहिजा कर सकेंगे और इसके साथ साथ PTV और CDA के इश्तराक से बड़ी स्क्रीन पर इस मैच को दिखाने का खास तौर पर एहतमाम किया गया है F9 पार्क इस्लामाबाद में। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़िशान कुयूम और सलमा कौसर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जबरदस्त किस्म की तैयारियां यहाँ पर F9 पार्क में जारी हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और CDA के ताउन से लोगों के लिए बड़ी स्क्रीन का एहतमाम है। तैयारियां अपने आखिरी मराहिल की जानिब पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर में लोग आना शुरू हो जाएंगे। ज़िशान से पूछते हैं, ज़िशान, स्क्रीन भी लग रही है, सोफे आ रहे हैं, कुर्सियां लग चुकी हैं, मजीद क्या देखा आपने, क्या हाल है तैयारियों का? देखिए, मुझे अब 2 घंटे रह गए मैच शुरू होने में, लेकिन अभी से ही मुझे एक्साइटमेंट शुरू हो रही है, क्योंकि जब आपके देखते हैं कि आप एक किसी जगह स्क्रीन लगी हुई है और वहाँ पे फैमिलीज आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हल्ला गुल्ला होने वाला है, तो यकीनन उसकी एक्साइटमेंट उससे पहले बढ़ जाती है। तो बड़ा मजा आने वाला है। अभी शाम हो रही है और उसके बाद जब अभी स्क्रीन जो है इंस्टॉलेशन की तरफ गामजन है और इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद लोग आकर जो है वो अपने इंतजार करेंगे टॉस का, और उसके बाद पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच जो है वो शुरू हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो जो मोमेंटम बनता है ना, उसका भी थोड़ा सा बता दें ताकि जो लोग घर बैठ के मैच देखते हैं वो भी सोचेंगे उन्होंने यहाँ आना है। बिल्कुल, देखिए, जब आप घर में देखते हैं एक्साइटेड होते हैं, हर चौके छक्के और विकेट गिरने पे एक शोर सुनाई देता है, तो यहाँ जब आते हैं आप इकट्ठे लोग होते हैं, लोगों ने पाकिस्तानी परचम जो है वो अपने चेहरों पे बनाए होते हैं, टी शर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहनी होती हैं और बाजे भी होते हैं, और जब हर चौके छक्के और विकेट पर एक शोर मचता है तो उसकी आप अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकते, उस फीलिंग को। ठीक, पाकिस्तान सेमीफाइनल में तो नाज़रीन पहुंच चुका है। आप सब लोग भी अपनी भरपूर तैयारियों के साथ यहाँ पर F9 पार्क में आए और मैच को एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया ज़िशान कुयूम हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, और सलमा कौसर हमारी एंकर पर्सन F9 पार्क इस्लामाबाद से अपडेट दे रही थी। नाज़रीन, गाहे बगाहे आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। ये थी PTV ताज़ा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेजबान बाकर अब्बास जाफरी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तारीखी इकोनॉमिक पैकेज जो हम देख रहे हैं, कल भी हमने उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन की थी। 120 बिलियन रुपीस का ये पैकेज है, जिसके तहत 3 बुनियादी अजनास, जिसमें हम पल्सेस कह सकते हैं, फ्लोर है और बुनियादी जो अजनास है, उसमें 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है उन लोगों को जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका प्रॉपर मैकेनिज्म है। एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो डेटा कलेक्ट किया गया था उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। पहले भी बहुत ज़्यादा पैसे ऑलरेडी डिस्पर्स कर चुकी हुकूमत, उसी डेटा को यूज़ करते हुए अब किराना स्टोर्स के बियॉन्ड भी नेटवर्क बना रही है गवर्नमेंट, जिसके तहत आप अपने करीबी किराना स्टोर जो कि रजिस्टर कर सकता है अपने आप को इस प्रोग्राम के तहत, उधर से भी ये डिस्काउंट वसूल कर सकते हैं। तो एक और कंसर्न थी कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर क्वालिटी खराब है, लेकिन अब आप अपने करीबी किराना स्टोर जो भी रजिस्टर्ड है इस प्रोग्राम में, उनसे भी ये मराहत ले सकते हैं, ये डिस्काउंट ले सकते हैं। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 6 महीनों के बाद देखा जाएगा। अगर इन्फ्लेशन काबू में आती है तो डिसकंटिन्यू होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट की फिस्कल स्पेस में अगर थोड़ा सा भी बजट में स्पेस मिलती है तो गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकती है। एंड दीज आर वन ऑफ दोज मेजर्स जो कि गवर्नमेंट इन टफ सर्कमस्टांसेस में ले रही है। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में महंगाई की लहर है, दुनिया भर में इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, दुनिया भर में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी स्टिमुलेट करने के तहत, इकोनॉमी को बढ़ाने के तहत, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के गर्ज से हुकूमतें अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही हैं। एंड पाकिस्तान इज नो डिफरेंट, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि टफ सर्कमस्टांसेस हैं, बट स्टिल जहां कुशन मिल रहा है वहां कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट आज मौजूद हैं इस प्रोग्राम में इस इश्यूज पे और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक को डिस्कस करने के लिए मैं अपने राय से तारुफ कराना चाहूंगा। डॉक्टर अयूब मेहर साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो इंटरनेशनल मालियाती इदारों में जितनी नेगोशिएशंस होती हैं उस पर उनकी गहरी नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस अमीन यूसुफ साहब जो कि एनालिस्ट है, फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान केमिकल एंड डाइज मर्चेंट एसोसिएशन के। स्टॉक मार्केट में एक बहुत ज़्यादा अरसे से एक बहुत ही रेप्यूटेड एक्सपर्ट के तौर पे जाने जाते हैं, हमारे पास आए हैं बहुत अरसे के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का।
Then we have with us راشد صدیقی صاحب جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہے کاٹھی کے پیکیجنگ انڈسٹری سے وابستہ ہیں. بہت ہی ان ڈیپتھ انالیسز ہے ان کا, خاص طور پہ پیکیجنگ انڈسٹری کے اوپر, اوور آل ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کے اوپر, اور کھری کھری باتوں کے لیے مشہور ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ایوب صاحب, سب سے پہلے ٹف سرکمسٹانسز جس طرح ہم نے ریسنٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا, بٹ گورنمنٹ نے آج نکل کے ایک بار پھر یہ اپنے عزم کا ارادہ کیا کہ یہاں پہ جو بھی فزیکل اسپیس ملے گی ہم اس کو ایکسپینڈیچر میں لے کے جائیں گے, although it's a very difficult situation right now. جی دیکھیے, اس میں بیسیکلی وہ ایکسپینڈیچر میں لے جانا ہے, اسی سے مطلب ہے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں انفلیشن کے جو بیڈ امپیکٹس آنے والے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں پیکیج کے اناؤنسمنٹ کے بعد جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں خاص طور پہ میڈیا میں, وہ اس کے جو کانسیکوینسز, پیکیج کے کانسیکوینسز جو ڈسکس ہو رہے ہیں اس میں جو اصل اسپیکٹ ہیں وہ اگنور ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کی وسعت سے ان کو میں دیکھ لیں. دیکھیے, اس پہ 3 ڈائمینشنز ہیں. پہلا ڈائمینشن جو اگنور ہو رہا ہے, پیکیج جو ہے وہ پاورٹی یا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا کوئی پالیسی انسٹرومنٹ نہیں ہے. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کا اکنامک پالیسی کا پارٹ نہ سمجھا جائے. اکنامک پالیسی کا پارٹ سمجھتے ہوئے اس کو کریٹیسائز زیادہ کیا جا رہا ہے. یہ بیسیکلی انفلیشن کو کنٹرول نہیں کرتا, انفلیشن کے جو بیڈ امپیکٹس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہے, ان کو میٹیگیٹ کرتا ہے. کیونکہ انفلیشن یا پاورٹی جو ہے وہ آگے ٹرانسفارم ہوتی ہے بہت ساری بیڈ ہیبٹس میں, کرائمز میں. یہ ان کو کنٹرول کرنے کا ایک میکینزم اڈاپٹ کیا گیا ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا. دوسرا, جو 120 بلین روپیز کی بات کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 20 بلین فیملی گھی, آٹا اور دالوں کے اوپر, اس میں جو دوسرا اس کا اسپیکٹ ہے, جو پرابلم جو کریٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے اور جو گورنمنٹ کو بھی اس پر فوکس کرنا ہوگا, وہ ہے اس کا ایڈمنسٹریٹو ایشو. یوٹیلیٹی اسٹور پہ کیا کریٹیسزم تھا, وہ یہ تھا کہ کیا ریئل جو بینیفٹ ان تک پہنچ رہا ہے جو اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں. احساس پروگرام کا ڈیٹا, اس پہ بھی کوشچنس ہیں ویسے کہ وہ ان بینیفیشریز تک پہنچ پائے گا جن کو ملنا چاہیے, جو اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں, یا اس طرح سے ہوگا کہ جو ڈیزرو نہیں کرتے وہ اس کو ایک مارکیٹ ٹول بنا لیں گے اور اس کو پروفٹ میکنگ کا وہ نہ آربیٹریج کے ذریعے. یہ اس کا ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے, اور یہی وہ اسپیکٹ ہے سیکنڈ نمبر پہ جو میں بتا رہا ہوں, جو کرپشن کو جنم دیتا ہے, جو کرپشن کو کریٹ کرتا ہے. اس پر گورنمنٹ کو بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول رکھنا ہوگا اور اسٹیپ لینے ہوں گے. آئی تھنک احساس پروگرام کا جو انیشیٹو ہے that has been recognized internationally by all the international UN institutions کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو ڈیٹا ڈریون بنایا ہے, all the تھوڑے بہت لکوناز ہوتے ہیں اس میں, but the way they have automated the whole system اور اس کے بینچ مارک کے مطابق کوئی مینول انٹری نہیں ہو سکتی, ایک پراپر میکانزم ہے. دیکھیں, اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جو کیش دیا جاتا تھا, اور بتایا گیا بہت ٹرانسپیرنٹ ہے جس کو دیا گیا, وہ ڈیٹا لیا گیا, اس میں بھی نکل جاتا ہے. کرنٹ گورنمنٹ نے ہی اس کو آئیڈینٹیفائی ہوا کہ وہ بالکل اچھا میں. دوسرا ہوتا تھا کارڈ ایشو کیا جاتا تھا, آپ اے ٹی ایم سے جا کے پیسے نکالے, وہ اے ٹی ایم کارڈ لوگ خرید لیتے تھے, تو وہ ایک میکینزم تو بن جاتا ہے. اچھا, تیسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ گورنمنٹ کو اس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی کہ اس کے لیے ایک پراپر پالیسی آنی چاہیے. کہ یہ ابھی دیکھیں جو کنٹرول کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کو ایکسپینڈیچر بڑھانے پڑ رہے ہیں, اپنے فزیکل اسپیس کریٹ کرنی پڑ رہی ہے, فزیکل اسپیس ہی نہیں کریٹ کرنی پڑ رہی ہے. وہ اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آؤٹ آف دی بجٹ جا کر کے ایک فزیکل اسپیس کریٹ کرتے ہیں تو اس کی جو دوسری سائڈ ہوتی ہے ریونیو جنریشن پہ بھی آپ کو جانا ہوتا ہے. وہ پیسے کہیں نہ کہیں سے تو کلیکٹ ہوں گے, وہ کہیں موبلائزیشن, ریونیو موبلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اپنے افیکٹ ہوتے ہیں اس کے. تو بجائے اس کے کہ ریونیو موبلائزیشن پر جائیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اب کم نہیں ہے پاکستان میں, کافی امپروو ہو گئی ہے, لیکن ایک حد سے زیادہ اس کو بڑھانے سے بزنس کمپیٹیٹیونیس بہت بیڈلی افیکٹ ہوا کرتی ہے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ریونیو موبلائزیشن پر جائیں, ایکسٹرا ایکسیسو ٹیکسیشن پہ جائیں, اس سے بہتر تھا کہ آپ وہ میکینزم کیوں نہیں اڈاپٹ کر رہے جس سے امپلائمنٹ کریٹ ہو اور انفلیشن ریڈیوس. اس میکینزم کے اوپر آئیں گے کوئکلی. امین صاحب, واٹس یور فیڈ بیک آف دس پروگرام؟ بہت اچھا پیکیج ہے, اور اس میں یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہر اتھارٹی پرائم منسٹر کو احساس ہے لوگوں کا, اور یہ پیکیج دیا گیا ہے. اس میں دیکھیں گور صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں, اس میں کافی چیزوں میں اگری کروں گا, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فوڈ کارڈ بنانے چاہیے, جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے وہ ریلائبل ہے, کہ ایف بی آر سے اس کو چیک ہونا چاہیے کہ ایسے تو نہیں ہے لوگ, ایسے لوگ ہیں جو جن کی انکم ہے وہ کلیم کر رہے ہوں.
ये भी एक है, उसको देखना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। और प्लस है कि फूड कार्ड के अलावा ऑयल की भी, अगर पेट्रोल कार्ड भी होने चाहिए। आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप वो नहीं दें, क्योंकि सब्सिडी से तो हर एक को फायदा हो रहा है, स्पेसिफिक सेक्टर को फायदा नहीं हो रहा। तो आप इस किस्म के कार्ड्स बनाएं, FBR से डेटा क्रॉस चेक कराएं, और ये जो सारी चीजें हैं, और इन्फोर्समेंट होना चाहिए, और जो मैकेनिज्म है कि लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वो नहीं होगा तो मोटिव पूरा मेरे ख्याल में पूरा नहीं होगा। डेटा का इस्तेमाल ऑलरेडी करंट गवर्नमेंट बहुत ही इस मामले में वेरी प्रोएक्टिव। तो जो डेटा साइंस का इस्तेमाल है, एहसास प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेशन का इस्तेमाल है और वैलिडेशन का इस्तेमाल है, तो उस लिहाज से तो सारी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं। बट अगेन ये आर्बिट्राज को किसी तरह से कंट्रोल करें, कंट्रोल नहीं होगा। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट किस तरह से करे? अगर एक शख्स जो कि डेटा वाइज उसी सेगमेंट में आता है और वो राशन लेके आगे मार्केट में बेच दे, हाउ कैन दिस स्टॉप? कार्ड अगर खरीद लिया, कोई खरीद लेगा कार्ड उससे, वो मैकेनिज्म तो लोगों की मोरालिटी का इशू है चाहिए सर। जी, कार्ड ले लेगा, कार्ड कहीं और देगा। भाई साहब, ये लोगों की मोरालिटी का इशू है ना, मतलब व्हाट कैन गवर्नमेंट डू इन दिस? इसके अंदर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट अपने जानने में डेफिनेटली उनकी कोशिश होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त दो फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे।
टाइम लगेगा, हमें तो अभी मसला है ना हमारा। तो अब मसला ये कि इनकम लोगों की नहीं है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, उसको गैप को पूरा करना है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरीज लोगों को नहीं मिल रही, तभी इशू लोगों की चीज निकल रही है। तो होना ये चाहिए कि अगर मेरे पास 10 एम्प्लॉइज हैं तो मैं उनको अगर इनलाइन सैलरीज दे रहा हूँ तो मुझे कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ बेनिफिट दें, तो क्या होगा, ये मसला इस हद तक तो हल होगा। क्योंकि गवर्नमेंट कितना हद तक अगर खर्च करे, ऑयल की प्राइस अगर $150 हो जाती है तो फिर वो कहाँ पे है अब। मतलब आपको ये मसला इस तरह से हल करना है कि मसला हल हो जाए, ये कि उसको आगे नहीं जाए। उसकी भी ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म बड़ा टफ है कि किस तरीके से आप लागू करें। प्रॉब्लम ये है कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, ट्रांसपोर्ट को आप बहुत मॉडर्नाइज कर लें, BOT से कर लें, आपको अल्टीमेटली एनर्जी के लिए भी ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ऑयल इंपोर्ट तो करना ही होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, ट्रांसपोर्ट जितना आपको ज़्यादा ग्रोइंग ज़रूरत है, ऑयल की भी उतनी ही ग्रोथ होगी। मसला ये है कि अभी जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है, अभी एक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक आर्गूमेंट बहुत चल रहा है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में $107 पर बैरल प्राइस थी तो पाकिस्तान में जो था लेस देन 80 बिक रहा था पर लीटर। अब इंटरनेशनल मार्केट में 80 के करीब है, लेकिन पाकिस्तान में 146 पे बिक रहा है। तो वो इंटरनेशनल इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा प्राइस का। वो डिवैल्यूएशन भी तो हुई है उस दौरान। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ बेसिकली हम प्राइस के या इन्फ्लेशन के रूट कॉजेस पे तो नहीं जा रहे। रूट कॉजेस पे जाएं, अगर जो प्राइस बढ़ रही है, देखिए 3 बेसिक रीजन होते हैं, उन तीनों को हमें एड्रेस करना होगा। पहली बात यह कि आपकी डिवैल्यूएशन बहुत तेजी से हुई है। डिवैल्यूएशन क्यों हुई है उसके हमें हल निकालने होंगे। दूसरा ये कि क्या प्राइस बढ़ने में क्या GST का रेशो बढ़ा है, तो वो शेयर नहीं बढ़ा है GST का। GST बढ़ा, कलेक्शन बढ़ी होगी, लेकिन पर लीटर प्राइस में GST की रेशो नहीं बढ़ी है, शेयर नहीं बढ़ा है कि गवर्नमेंट का उसमें हो। तीसरा जो मैकेनिज्म है कि वो इंटरनेशनल प्राइस का इम्पैक्ट भी है। एक कोई पोल कर लेते हैं कि आर यू इन फेवर ऑफ दैट मच डिवैल्यूएशन राइट नाउ? नहीं, डिवैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, डिवैल्यूएशन की बिल्कुल। आर यू इन फेवर ऑफ दिस मार्केट मैकेनिज्म, दिस क्विक डिवैल्यूएशन राइट नाउ? देखिए, डिवैल्यूएशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। पूजा के बाद वहां से शुरू की जाए। आज जब मुस्लिम लीग नून के लीडर ने खड़े होकर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया तो मुझे पंजाबी का एक शेर याद आया, और वो शेर ये है कि विचों विच खाई जाओ उतो रौला पाई जाओ। पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की। ये कहा कि इलेक्शंस को शफाफ बनाएं, गैर जानिबदार बनाएं, ट्रांसपेरेंट बनाएं। इलेक्टोरल रिफॉर्म का नाम सुनते ही वो लोग जिनके माथे से पसीना टपकने लग जाता है, आज वो हमें रिपोर्टों का हवाला दे रहे हैं। उस हुकूमत को जो कानून की बालादस्ती में यकीन रखती है, जिसका एजेंडा इलेक्टोरल रिफॉर्म है, इसके अंदर बुनियादी बात क्या है? रिपोर्ट के अंदर बुनियादी बात जो शाहिद साहब ने की कि जी इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी, क्या हम पहले दिन से ये नहीं कह रहे कि इस मुल्क में इलेक्शंस को क्रेडिबल बनाने की जरूरत है? क्या हम ये नहीं कह रहे कि इस प्रोसेस को एक ही दफा ठीक करें ताकि हर रोज इस शोर और इस बहस से निजात मिले कौम को और कौम का ट्रस्ट बने? हमारा ये कसूर है कि हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन को ऑटोनोमस बनाओ, सिंगल लाइन बजट दो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लाओ। इन बातों के ऊपर तो वो बात करना नहीं चाहते। जब उनसे कहते हैं कि रिफॉर्म करो तो वो भाग जाते हैं और हमें रिपोर्टों को हवाला देते हैं। रिपोर्ट की बात भी जरा कर लें। ये रिपोर्ट इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जमा है। इलेक्शन कमीशन उसकी रोशनी में खुद भी एक्शन लेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमतों को भी सिफारिशात करेगा। जो सिफारिशात पंजाब हुकूमत को आएंगी उसकी रोशनी में जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। जिन लोगों का नाम आया है जाहिर है कि उनका वर्जन भी सुना जाएगा और इस रिपोर्ट के ऊपर बात होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स बताई गई हैं प्रोसेस में। इलेक्शन कमीशन के लिए भी उन्हें चाहिए कि वो करें, लेकिन जो समझने की बात है कि ये मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक सारी सियासी जमातें इस बात पे एग्री नहीं करेंगी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म से लोग डरते क्यों हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म से इसलिए डरते हैं कि वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस नहीं है, खानदानों की हुकूमतें हैं। वो डरते हैं कि जब ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी जिस तरह पूरी दुनिया में होता है तो हमारा क्या बनेगा। इलेक्शन चोरी करने की तो उनको आदत है, और अगर नहीं है तो आकर बैठें और हमसे बात करें, हमें उन रिपोर्टों का हवाला न दें। हर रिपोर्ट के अंदर जो बात आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई करेगी और करनी चाहिए।
اور हर बात को डिबेट करेगी, और अगर किसी चीज़ से इलेक्शन में बेहतरी आएगी तो हमें बिल्कुल उसमें बेहतरी लानी चाहिए। दूसरी बात लॉन्ग मार्च के बारे में, ऑपोजिशन पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहती। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप पार्लियामेंट में नहीं आते, तो वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं। अगर सियासत आपने सड़क पे करनी है, डिबेट आपने सड़क पे करनी है, एहतजाज आपने सड़क पे करना है, तो पार्लियामेंट की सीटें क्यों भाई रख के बैठे हो? इस्तीफे दो और घर जाओ। लेकिन इक़्तिदार जिस तरह भी हो, चाहे वो असेंबली की कुर्सी हो, उससे भी चिपके रहना है, उंगलियां भी उठानी है। ये क्या है? जिस आपके दोस्त कहते हैं क्या ये खुला तजाद नहीं कि जिस पार्लियामेंट के बारे में आप सवाल उठाते हैं उससे आप इस्तीफा भी नहीं देते, लेकिन वहां पर आप बात भी नहीं करना चाहते। ये बातें अब आवाम को नजर आ रही हैं और आवाम को समझ आ रहा है, इसलिए लॉन्ग मार्च की बातों से आप ये बातें आवाम को ना सुनाएं। तीसरी बात ये है इकोनॉमी की। इकोनॉमी के अंदर हमारे ऑपोजिशन के लीडरान ये कहते हैं कि जी महंगाई है, और महंगाई का हल ये है कि हुकूमत चली जाए। कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करते, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना किसी जलसे में, ना किसी टीवी शो में, आए बाएं शाएं। आपको मैं बताऊं, दुनिया में इस वक्त कनाडा में 20 साल तारीखी महंगाई है, यूके में 9 साल तारीखी महंगाई है, अमेरिका में 12 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, और चाइना में 26 साल की ये रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। वहां के लोग क्या कहते हैं कि हम जमहूरियत छोड़ दें, आइन का रास्ता छोड़ दें, कानून को छोड़ दें। ये कौन सी गीदड़ सिंगी है जो लाना चाहते हैं? भाई अवाम के सामने रखो, हम भी उस पर डिबेट करें। बातें बनाना तो बड़ा आसान है, और अवाम को जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रिलीफ देने जा रही है, अगर आप इस प्रोग्राम को देखें, अशफाक अहमद मरहूम ने कहा था कि लोग वो जिंदा रहते हैं जो दिलों में जिंदा रहते हैं, और दिलों में कौन जिंदा रहता है? जो लोगों में खैर बांटता है, जो लोगों में आसानियां बांटता है। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये प्रोग्राम लोगों में खैर बांटने वाला नहीं? क्या ये प्रोग्राम लोगों में आसानियां बांटने वाला नहीं? तो आज जो हुकूमत लोगों में आसानी बांटने जा रही है, आप उसमें शर फैलाएंगे, आप उसमें फितना पैदा करेंगे। ये कहाँ की डिबेट है? ये कहाँ की जमहूरियत है? ये कहाँ की इंसानियत है? आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फूड सपोर्ट प्रोग्राम ये गवर्नमेंट लेके आ रही है, और ये फूड सपोर्ट प्रोग्राम साइंटिफिक बुनियादों पर डिजाइन किया गया। हमारा डेटा नहीं, हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा ये बताता है कि एक घराने में 3200 रुपए का आटा, दालें और घी जाता है, उसका 30% सब्सिडी हमने तकरीबन 55-60% लोगों को दिया और देने जा रहे हैं। इस रिलीफ पैकेज से न सिर्फ आवाम को आसानी मिलेगी, बल्कि कारोबारों को आसानी मिलेगी, जिनको कमीशन मिलेगा उनका पहिया चलेगा। इससे जो हमारे करियाना स्टोर हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आएंगे। हम डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। एक ही प्रोग्राम से कई तरह के फायदे हम देने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आगाज है। ये हम एक व्हीकल क्रिएट कर रहे हैं, इस व्हीकल को हम कई तरह से और इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज इस पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं ऑपोजिशन, क्योंकि उनको अवाम का मुफाद अजीज नहीं, उनको अवाम के मुफाद पर सियासत करनी है। ये हमें पेट्रोल की बात करते हैं, मैं आपको पेट्रोल की बात भी बताता चलूं। पेट्रोल की कीमत, एक्स रिफाइनरी कीमत 11 रुपए बढ़ती है, कंज्यूमर के लिए कीमत बढ़ती है 8 रुपए। क्या कोई सवाल करता है ये 3 रुपए हुकूमत ने कैसे कम किए? अपना पेट काटकर, अपना रेवेन्यू छोड़कर। आज हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स में हिट ले रहे हैं। आप इनके गवर्नमेंट उठा के देख लें, टैक्स का रेट देख लें, उस जमाने में लेवी का रेट देख लें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनको ये बातें नजर नहीं आती। 5-6 ऐसी चीजें हैं जो ऑपोजिशन नहीं चाहती कि आवाम को नजर आए। वो क्या है? वो ये है कि 70 साल के बाद एक हुकूमत आई जो आपकी बरामदात बढ़ा रही है। आपकी बरामदात बढ़ेगी, मुल्क में डॉलर आएंगे, करेंसी स्टेबल होगी, आपकी ग्रोथ, तरक्की दुनिया से आगे है, दुनिया रिकवर कर रही है, आप 5% पे जा रही हैं।
लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही है, आपकी रेमिटेंसेस रिकॉर्ड पे है, आपके रिजर्व्स रिकॉर्ड पे है। अगर ऑपोजिशन ये चाहती है कि हम रिजर्व्स के मुंह खोल लें और डॉलर की कीमत पे सियासत करें और अवाम के मफाद का सौदा करें, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं करेगी। आखिर में मैं आपको आजकल चीनी के ऊपर एक शोर मचा, इस पर आपसे तसल्ली से दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कोई ये सवाल करता है कि आखिर सिंध में चीनी की कीमत क्या है? सिंध ने इस साल अभी तक क्रशिंग क्यों स्टार्ट नहीं की? सिंध हुकूमत की वजह से आज पूरे पाकिस्तान को किस मुश्किल का सामना है? कभी आप लोगों ने ये सवाल किया? कभी सिंध हुकूमत की तरफ से इसका कोई जवाब आया? और मुस्लिम लीग नून इस पर खामोश है। उनकी मुजरिमाना खामोशी ये गवाही दे रही है कि बीच में क्या चल रहा है। मैं आपको आखिर में सिर्फ ये कहूंगा इस बात के ऊपर, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबिरी करते, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबिरी करते। उन्हें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन शफाफ करना नामुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का नाम सुनते ही जिन लोगों के माथे पर पसीना आता है आज वो हमें रिपोर्टों का हवाला दे रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाया जाए। सियासी बात भी हो गई। निशान ने भी बड़ा अच्छा सवाल किया, आपने भी किया। महंगाई की बहुत सारी वजूहत, ये तो आप सबको मेरे से ज्यादा पता है। ठीक है, कुछ जब आपका डीवैल्यूएशन होगी कुछ उस वजह से आ रही है। जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज में तेल का इस्तेमाल है, उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ेंगी। कुछ सप्लाई की डिस्टॉर्शन भी हैं। दुनिया में कोविड का ये उसके बाद का जो माहौल है इसके अंदर कीमतें ऊपर जा रही हैं। देखना क्या होता है? देखना ये होता है कि जब मुल्क में महंगाई की लहर है तो पहली बात कि जो चीज़ें हुकूमत के कंट्रोल में हैं क्या वो हुकूमत कर रही है? और इसका जवाब ये है कि मैंने आपको अभी बताया कि पेट्रोल की कीमत में हुकूमत अपना शेयर तो कम करते 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 नीचे ले आई है। पहली चीज़, सूबाई हुकूमतें इसके ऊपर जो कर रही हैं उसके ऊपर आपसे बहुत दफ़ा बात हुई है। दूसरी चीज़ सबसे अहम इसमें ये है कि अगर वो चीज़ें जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है उनकी जो हिट अवाम पे पड़ रही है उसमें आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत कुछ कर रही है कि नहीं कर रही। और इस सवाल का जवाब एहसास राशन प्रोग्राम है, 120 अरब का प्रोग्राम। ये इसीलिए है कि जिन चीज़ों की कीमत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर चली गई है नीचे नहीं आ रही, वहाँ कम से कम गरीब अवाम की जेब में कोई पैसे डालें ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो और वो घर का राशन बआसानी ले सकें। यही इस प्रोग्राम की तौजीह है, यही इस प्रोग्राम की वजह है और यही हमारी हुकूमत की हिकमत अमली है। और ओके, चीनी पे भी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको लॉन्ग मार्च का बता दूं। बड़ी क्लियर पॉलिसी है, एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, जलसे करना हर किसी का जमहूरी हक है। अगर वो लोगों को तंग नहीं करते, रास्ते बंद नहीं करते, किसी किस्म को कोई इलीगैलिटी नहीं है तो जाएं जहां मर्जी जाने, लॉन्ग मार्च करें, जलसे करें, देख लें कितने लोग आते हैं, हम भी देख लेंगे, कोई मसला नहीं उसके अंदर। दूसरी बात चीनी की। चीनी के अंदर जो बात आपको समझने वाली है वो ये है, इस वक्त जो क्राइसिस शुरू हुआ और प्राइस होलसेल मार्केट में ऊपर गई वो मुकामी चीनी की थी। कल हमारे एक्शन के बाद मुकामी चीनी की होलसेल प्राइस भी 130-135 से नीचे 115 पर आ गई। मुकामी चीनी का क्राइसिस क्यों हुआ? मुकामी चीनी का क्राइसिस इसलिए हुआ, सप्लाई की वजह से नहीं हुआ। मैं अभी सप्लाई पे दरामदशुदा चीनी पे भी आता हूँ। वो इसलिए हुआ कि अदालत में एक केस ज़ेर इल्तवा है और उसमें एक हुक्म इम्तनाई है। हुक्म इम्तनाई ये कहता है कि शुगर मिलें होर्डिंग नहीं करेंगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगी, लेकिन हुकूमत इस केस का फैसला आने तक चीनी का स्टॉक फैक्ट्रियों से नहीं उठा सकती।
یہ अदालत का हुक्म है, हमारे सर आंखों पे है और हम उसका एक काम जाहिर है कि हमने बजा लाने हैं। शुगर मिलों ने जो उनकी तरफ हुक्म था उसकी पाबंदी नहीं की, जखीरा अंदोजी की, इसमें ब्रोकर्स और डीलर्स के साथ मिलकर कीमत को ऊपर चढ़ाया गया। अब हुकूमत क्या कर रही है मुकामी चीनी के क्राइसिस से निपटने के लिए? एक तो हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं और कुछ मिलों ने हमसे एग्रीमेंट किया है कि वो खुद रज़ाकाराना तौर पर ये चीनी मार्केट में लाएंगे और वो हम ला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम एक प्रोसेस बना रहे हैं मॉनिटर्ड सेल्स का, जिसमें डीलर जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो चीनी उनको कंट्रोल्ड प्राइस पे फरोख्त हो जाए। तीसरा हमारा ऑपरेशन है ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ, जो कल रात से उसमें काफ़ी जोर आया है और आज भी जारी है। उसके अलावा मैं पूरी बात कर रहा हूँ, उसके अलावा जो हमारी दरामद शुदा चीनी है वो आज भी पूरे पंजाब में 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है। उसमें वो लोग जो मुनाफाखोरी करना चाहते हैं वो अफवाहें फैलाते हैं कि जी ये चीनी मीठी कम है, मीठी ज़्यादा है, मोटा दाना, छोटा दाना। मेरे भाई ये वही चीनी है, पूरे टेस्ट के साथ लाई गई है, उतनी ही मिठास है। इसलिए इन अफवाहों पे कान न धरें और उस चीनी को इस्तेमाल करें, वरना आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो आपको लूटना चाहते हैं। आप उनकी मदद करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो दरामदशुदा चीनी खरीदें। वो हुकूमत ने आपके लिए खरीदी है, 3 लाख टन वफाकी और सूबाई हुकूमत ने खरीदी है और उस पर 5 अरब की सब्सिडी दी है, 5 अरब की। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूँ जी। डाटा बड़ा महंगा हो गया है, चीनी हो गया, तो आप इल्जाम लगाते हैं सिंध हुकूमत और जब किसी की करप्शन आपके वज़रा में किसी की करप्शन आती है तो आप कहते हैं कि मूली बड़ी चोर है। तो ये दोनों पिछली हुकूमतों को इल्जाम आयद करने का ये सिलसिला कब तक बताता हूँ आपको, इसका जवाब भी दो, आप भी पूछ लें, फिर दोनों का जवाब देता हूँ। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है ये कोरोना की वजह से और काफी जो और क्या पूरी दुनिया में जो ट्रस्ट की डी वैल्यू हुई उनकी भी ये हुई है, सिर्फ पाकिस्तान की हुई है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने आपके जो मेरे चीमा साहब के कागजात मुस्तरद कर दिए, पहले इलेक्शन कमीशन से आपकी पेशियाँ हो रही हैं, तो इस हवाले से मजीद कोई किस तक हो रही है चीमा साहब का इलेक्शन कमीशन का ये होता है? कोई 7 किसी 5-6 सवाल पूछना, जवाब से ले लो। हाँ, बैठे हुए ये बगैर DGP का 1 हफ्ते से चल रहा है और आपकी पिछली गवर्नमेंट जब होती थी उसका ये ख्याल होता है बाहर से जो बंदे लेके आते हैं, छोटे उदों के होते हैं, उनको फिर बड़े होते डाले के काम नहीं रहता। तो क्या इस महकमे में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको ईजा लगाया जाए बाहर से लाने के लिए? अच्छा, पहले वाला सवाल आपका सवाल दे देते हैं। सवाल ये है कि जी हमने कहा कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है हर चीज़ में। क्या वजह है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तब हमने कहा कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हमने बहानाबाजी करनी होती, ब्लेम गेम करनी होती तो हर चीज़ का इल्ज़ाम डाल देते। झूठ बोलने में तो शायद साहब कहते ना खर्चा कोई नहीं होता, और बोलते भी हैं सारी ऑपोजिशन, तो हम भी कह देते, पेट्रोल भी उन पर डाल देते, गैस भी उन पर डाल देते, हर चीज़ उन पर डाल देते। हमने तो सिर्फ आटे और चीनी की बात उन पर डाली है और ये रिकॉर्ड की बात है। आप मेरी बात का ना यकीन करना चाहते, आप खुद जर्नलिस्ट है कई सालों से, पुराने अखबारात खोल के देख लें कि सिंध कब क्रशिंग स्टार्ट करता था। आप जाकर उनकी मिलों से बात कर लें कि वो क्रशिंग नहीं शुरू करने देना चाह रहे। लेकिन बात यह है कि ये नैरेटिव सूट नहीं ना करता, सूट ये करता है कि जी इसमें ज़रा थोड़ा सा सेंसेशनलाइज किया जाए इस बात को। ये तो बात पब्लिक रिकॉर्ड की है। सबसे पहले गन्ने की फसल का पैटर्न यही है, मौसमी फैक्टर्स यही है। सबसे पहले सिंध की फसल पकती है, फिर आपके ऊपर आते आते जनूबी पंजाब की पकती है, फिर आपकी सेंट्रल और बाकी पाकिस्तान की पकती है। ये क्या माजरा है कि जनूबी पंजाब की क्रशिंग तो 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है, लेकिन सिंध की फसल पक नहीं पा रही। ये फसल का मसला नहीं है, ये नीयतों का मसला है। ये नीयतें नहीं पक रही, ये मसला है। इस बात को समझें, ये ब्लेम गेम नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप हमें 20 दफ़ा कहेंगे, हमें जब हम पिछले केसों का तो जवाब आते नहीं। आप कहते हैं आप वो बात करते हैं, वो 25 अरब की टीटी का कोई जवाब दे तो दे, उस केस को बंद कर देना। फिर आप कहेंगे जी पिछले सारे केस बंद हो गए, अब आप बात ना करें, वो हुकूमत में नहीं है। पिछली फाइलें तो खुली है, कौम तो जवाब का इंतजार कर रही है, वो जवाब तो आते नहीं। आप कहते हैं जी आप करप्शन की बात करते हो, भाई उसको खत्म तो करो, कोई जवाब तो दो। अगर इतने साफ सुथरे हो, अगर दूध के धुले हो तो जवाब दो आवाम को, और अगर नहीं है जवाब तो फिर बताएं आवाम को कि जी हमारे पास नहीं है जवाब इस बात का।
इनका जवाब मैं 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं। DGPR की तैनाती की जा रही है, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल DGPR चल रहा है। आप बैठे हैं माशाल्लाह, डिपार्टमेंट चल रहा है, चाय पी रहे हैं, बात हो रही है, डिपार्टमेंट चल रहा है। 1000 लोगों का डिपार्टमेंट है, 1000 लोगों का, ठीक है। सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है, मैं भी हूँ, डायरेक्टर्स भी हैं सारे। ऐसी इसको खबर ना बनाए, आ जाएंगे कल परसों में तैनाती हो जाएगी, काम चल पड़ेगा। तो उसमें क्या मसला है, मैं समझा नहीं बात आपकी। सवाल क्या है? आपने फैक्ट बताया ना, हो गए, तो सवाल क्या आपका? ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोगों की, आइंदा ठीक है, सवाल ये होगा ना, देखें ये इस मसले को बिल्कुल देखा जाएगा कि किस तरह ये हुआ, क्या हुआ, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल बात करने वाली है वो आपके सामने है कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून कहती है जी इलेक्शन स्वीप करने हैं, दूसरी तरफ वो टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुप रही है। और भाई आजे मैदान में, आखिर में आपकी बात का जवाब दूंगा, आखिर में बात सारी करते हैं। हाँ जी, ये वाली आप तो फिर मान लेना ये बात, आज मान लें कि ऑपोजिशन पूरी की पूरी खान साहब और तहरीके इंसाफ के बनाए हुए एजेंडे पे चल रही है, वो उनको लीडर मान लें, मसला खत्म। मसला क्या है इसके अंदर, मान लें। यार बात देखें, बात ये है कि ऐसे जो है ना, अब पूरी रात कहानी सुनते रहे कि जी लैला का ये अगर होता तो फिर मजनू क्या करता, जब होगा तो जवाब दे देंगे, वो दें तो सही, उनसे तो सवाल पूछे जिन्होंने देना वो दें तो सही, फिर असी देखेंगे की करेंगे। आखिरी सवाल है, आखिरी, हाँ जी बताएंगे। देखिए यार, ये सवाल का जवाब जरा आखिरी सवाल का ले लें कि आप ये कह रहे हैं कि एक चीज़ की मुख्तलिफ कीमतें क्यों नज़र आ रही हैं। पहली बात यह है कि तमाम चीज़ें रेगुलेटेड नहीं होती, कुछ चीज़ें मार्केट के ऊपर भी होती हैं, कुछ चीज़ें रेगुलेटेड होती हैं। अगर तो आपका सवाल चीनी के बारे में है तो मैं आपको दे सकता हूँ, आटे के बारे में तो मैं आपको दे सकता हूँ, हर चीज़ की एक अलग कहानी है, आप मेरे ज़्यादा जानते हैं। पेट्रोल इफेक्टिवली रेगुलेट होता है, पेट्रोल की एक ही कीमत है हर जगह। आटा सरकारी इस वक्त पंजाब में 55 रुपये किलो है, चक्की का आटा महंगा है, दरामदशुदा चीनी कंट्रोल्ड है, 90 रुपये की मिल रही है। जो प्राइवेट मार्केट के अंदर हो रहा है वो आपके सामने, और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये तो हर कमोडिटी की एक अलग कहानी है, इसमें तो बड़े ये दास्तान है जो फिर इस पे बात करेंगे। शुक्रिया जी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफा हो रहा है, तहसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर है, आलमी सतह पर महंगाई की लहर है, मुतादिद ममालिक महंगाई की इस लहर की लपेट में है। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन शफाफ करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाया जाए। एक घर को चलाने के लिए आपको आमदन चाहिए, एक घर को चलाने के उसके अखराजात नहीं है, अखराजात नहीं है, आमदन भी चाहिए। किसी तरह 22 करोड़ का मुल्क पाकिस्तान को चलाने के लिए उसके अखराजात नहीं है, उसके लिए आमदन भी आपको चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर 50 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। आपके इल्म में होना चाहिए पेट्रोल पाकिस्तान में नहीं बनता, हम बाहर से मंगवाते हैं। $40 वाला पेट्रोल $85 के ऊपर चला गया। हुकूमत ने अपने टैक्स कम किए। जब वजीर आजम साहब ये बात कहते थे जब पेट्रोल सस्ता हो और उसके ऊपर टैक्सों की भरमार हो तो उस वक्त अवाम के साथ ज्यादती हो रही होती है।
हमने टैक्सेस को कम किया। 2008 से 2021 के दरमियान पिछले 13 साल में इस वक्त सबसे कम टैक्स जो है वो पेट्रोल के ऊपर लिया जा रहा है, जो कि 11 रुपए है। कभी नून लीग के दौर में 50 से 55 रुपए से ज्यादा फी लीटर जो है वो टैक्स लिया जाता था, लेकिन ये आलमी सतह पर 3 से नीचे आएगी। कोरोना की वजह से ऊपर नहीं है, जैसे नीचे आएंगे वहां को उसका बेनिफिट देंगे। इसके अलावा जो खुदरी तेल है जिसमें हम खाना पकाते हैं, ये मलेशिया से इंडोनेशिया से आता है, इसका भी सारा इम्पोर्ट $500 वाली चीज $1300 के ऊपर चले गई, 100% इजाफा हो गया उसके ऊपर। इसके अलावा खाने पीने की दालें के बाहर से आपकी आती हैं, लेकिन अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम इमरान खान साहब ने आपके लिए एहसास राशन कार्ड लेकर आए हैं। आपके गली मोहल्ले की दुकान के ऊपर जो है पाकिस्तान के 2 करोड़ खानदानों के लिए हर महीने जो है वो उन्हें आपके राशन के ऊपर आटे, दाल और घी के ऊपर 30% आपको सस्ता मिलेगा, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए 120 अरब रुपए का पैकेज लेकर आए। इससे पहले कभी ऐसा कोई पैकेज नहीं आया आवाम के लिए। इसी के अलावा दिसंबर के महीने से पहले हम ये सुनते थे कि लोगों के लिए यहां पर इलाज के पैसे नहीं है, किसी का कोई प्यारा इलाज पैसे ना होने की वजह से, इलाज ना करवाने की वजह से वो अगले जहां को चला जाता था। लेकिन इंशाल्लाह इस पहले भी हमने हेल्थ कार्ड दिया है, पहले सिलेक्टेड लोगों को मिला था, जो लोग बिल्कुल माशरे के अंदर कम वसाइल वाले लोग थे। लेकिन जो दिसंबर में हम सेहत कार्ड देने जा रहे हैं वो पंजाब के हर खानदान को, यानी कि पूरी आबादी को सेहत कार्ड मिलने जा रहा है। आप अपनी मर्जी के अस्पताल से, अपनी मर्जी के डॉक्टर से 10 लाख रुपए तक का इलाज आप फ्री के अंदर मुफ्त में जो है वो करवा सकेंगे, उसके पैसे हुकूमत देगी। और ये हेल्थ कार्ड दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हमने पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर फलाई रियासत बनाना है। आपका अगर कोई जानने वाला KTK में रहता है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहता है, उनसे पूछें, सबके पास कार्ड है, उनका इलाज भी मुफ्त हो रहा है। किसी ने स्टंट करवाने हैं, किसी ने दिल का ऑपरेशन करवाना है, किसी ने हड्डियों का ऑपरेशन करवाना है, कोई भी ऑपरेशन आपका, आप यहाँ से जो अस्पताल पैनल के अंदर शामिल है, गुजरात अस्पताल है, ये फैसलाबाद अस्पताल है, इसके अलावा जो हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर से आप अपना इलाज जो है मुफ्त करवा सकेंगे। और 31 दिसंबर से वो शुरू हो जाएगा, 5 2022 तक पूरी पंजाब की आबादी के पास वो हेल्थ कार्ड हो। इसके अलावा हम अपने नौजवानों के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम लेकर आए हैं। हुकूमत के तहत हमने 50 अरब रुपए के 15 लाख छोटे छोटे कर्जे दिए ताकि लोग अपना कारोबार शुरू कर सकें। यहां पर बैठे जितने मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं, आप लोगों के लिए 2 लाख स्कॉलरशिपें हम लेकर आ रहे हैं, जिससे आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। जो बच्चा कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल कर लेगा, जो वो कोर्स कर लेगा, मोबाइल ऐप का, वेब डिजाइनिंग का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो ये हुनर हासिल कर ले, मैं उसे गारंटी करता हूँ घर बैठे 50 से 1 लाख रुपया जो है वो हर महीने आराम से बैठ के कमा सकता है। वो कोर्सेज आपके करने जरूरी है। इसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत वो बच्चे जिनके पास आइडियाज है, काम करने का जज्बा है, लेकिन सरमाया नहीं, उनको कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत हम कर्जे फराहम कर रहे हैं, जो 10 साल में 15 साल में वापस करने हैं। 3%, 5% के ऊपर फराहम कर रहे हैं। 30 अरब रुपया अभी तक हम दे चुके हैं। पर जब पाकिस्तान के तमाम बैंक बगैर गारंटी के 10 लाख रुपए तक जो है आपको कर्जा फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पहली बार घरों के लिए कम वसाइल वाले लोगों के लिए बैंक कर्जे फराहम कर रहे हैं। अभी तक
80 अरब रुपए के कर्जे जो है वो मंजूर हो चुके हैं। 19 अरब रुपया तकसीम किया जा चुका है। जिनको कम आमदन वाले लोग हैं वो इसके अहल हैं, जो सारी जिंदगी किराए के ऊपर रहते थे, न छत थी न जमीन अपनी थी, क्योंकि आपके वज़ीर आज़म को आपका एहसास है। इमरान खान गरीब को घर बना के देने के लिए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बैंकों को उसने पाबंद बनाया है। आपका वज़ीर आज़म बाहर महलात नहीं बना रहा, आपका पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा जो नवाज शरीफ और जरदारी किया करते थे। आपके वज़ीर आज़म को आपका एहसास है। मुश्किल वक्त भी आता है, माफियाज का भी सामना है, लेकिन इंशाअल्लाह इन माफियाज का भी मुकाबला करके दिखाएंगे। पाकिस्तान के लोगों को खुशहाल भी बना के दिखाएंगे। यही शहर फैसलाबाद टेक्सटाइल का कब्रिस्तान था, पावर लूमों को ताले पड़े हुए थे, इंडस्ट्री बंद पड़ी थी। आज उनके पास लेबर मौजूद नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है जिनको काम आता है करने के लिए। आज पावर लूम की रौनकें बहाल हुई हैं। आज पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन का कारोबार चल रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर हर कारोबार जो है वो मुनाफा बख्श कारोबार बना हुआ है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि कोरोना की तबाहकारियों के बावजूद पाकिस्तान ने जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के अंदर बेहतरीन परफॉर्म किया है। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान ये इन मसाइल से भी बाहर निकलेगा। हमें बाहर से कोई चीज इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, चीनी और खास तौर के ऊपर आटा, क्योंकि इस बार गन्ने की पैदावार भी इजाफी हुई है और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मार्च अप्रैल के अंदर गन्नम की पैदावार भी इजाफी होगी। गन्नम और चीनी दुनिया में महंगी है, पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह आपको सस्ती मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को फिर मैं ये बताना चाहता हूं कि 30-40 साल का जो गंद है वो साफ हो रहा है। मुल्क को तबाही के जहाजे के ऊपर छोड़ के गए, मुल्क का हाल इदारे का बेड़ा कर करके गए। ये कहते थे आते मगरमच्छ के आंसू आते हैं, यानी नुकसान तुम लोग करके गए हो मुल्क का, हिसाब तुम इमरान खान से मांगते हो। मुझे ये बताएं, जरा दिल पे हाथ रख के बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आज डैम कौन बना रहा है? मोहम्मद डैम, दासू डैम, दिया मीर भाषा डैम। 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में सस्ती आने वाली है जो पानी से बनती है। सारी दुनिया को पता है जो पानी से बिजली बनती है वो सस्ती बनती है। जो तेल से बनती है, जो डीजल से बनती है, फर्नेस से बनती है, वो पानी की बिजली से महंगी बिजली है। ये ऐसे मंसूबे लगा के गए हैं बिजली के, आएंगे आगे कहेंगे बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई। पहले इस बात का जवाब दो कि जो तुम लोगों ने वायदे किए बिजली घरों के साथ, वो वायदे तुम लोगों ने ऐसे किए हैं जैसे कोई लूट मार का पैसा हो, जैसे यहाँ पे कोई कानून का खजाना निकल गया हो। यहाँ पे दिहाड़ीदार लोग रहते हैं, इन दिहाड़ीदार लोगों का जिन्होंने रोज पैसा कमा के रोज अपने घर का खर्चा चलाना होता है, उनका कारोबार इमरान खान ने कोरोना में बंद नहीं होने दिया। उनके लिए 100 और 150 अरब रुपया जो है वो हमने तकसीम किया, कैश लोगों को पैसे दिए जब कोरोना आया। इसके अलावा जो दुकानदार था, जितने कमर्शियल मीटरों वाले हैं, उनको कोरोना में हमने 3-3 महीने के बिल उनके जो है वो हमने इंसेंटिव दिया, वो बिल उनके माफ हुए। इसके अलावा आज पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से हम अपने कारोबार को लेकर चल रहे हैं, जिस अंदाज से मैशियत को लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का भी खात्मा होगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे वो वायदे किए इन्होंने बिजली के कि आप कारखाने से बिजली लें या ना लें, लेकिन आपने उसका किराया देना है, यानी कि 1300 अरब रुपया 2023 में हमने देना है। जहां से बिजली की बंद पड़े हो कारखाने, बिजली लेनी या नहीं लेनी, वो फंदा आवाम के गले के अंदर नवाज शरीफ लगा गया, क्योंकि कमीशनें खाई हुई हैं, किक बैक खाए हुए हैं। जो वहां पर बैठे लोगों के बच्चों को कह रहा है कि सड़कों पर बाहर निकलो, वो पहले तू तो पाकिस्तान आना, खुद तो पाकिस्तान आते नहीं हो, लोगों के बच्चों को कह रहे हो कि बाहर निकलो। आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि कौमों की जिंदगियों में हमेशा मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन उस मुश्किल वक्त से भी कौमें बाहर निकलती हैं।
हमें मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर मिला था। हमारे पास 15 दिन के डॉलर रह गए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह की इंपोर्ट के डॉलर का हमारे पास पड़े हैं। हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री नहीं लग रही है। मैं समझता हूं कि हमने मिलके अपने मुल्क के हालात को जो है वो ठीक करना है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिन रात एक किया हुआ है इसमें, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लोगों के भी हालात बदलेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुशहाली भी लेकर आएंगे और इसका जो है वो हमेशा डट के मुकाबला करेंगे। और वो लोग जो बहरूपिये हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है खराब हो गया, बंदा इनसे पूछे कि अगर आप इतने समझदार थे, इतने अच्छे थे, तो 3 बार आपको मौके मिले थे, आप ठीक कर लेते। बेड़ा गर्क तो हर इदारे का आप लोग कर चुके हैं। तो लिहाजा हमने जो हमारा फोकस है वो हम पाकिस्तान के अंदर कॉटन की पैदावार 3 साल बढ़ी है, गन्ने की पैदावार भी बढ़ी है, मकई की पैदावार भी बढ़ी है। पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह गंदम की पैदावार भी बढ़ेगी और इससे इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। हम अपने इलाके की भी खिदमत करेंगे। इसी इलाके में मौजूद हैं, आपके दरमियान मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह अपने इलाके के लोगों के साथ भी रहेंगे, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे, आपका साथ जो है वो किसी जरूरत नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसलाबाद में वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब का अवामी इज्तिमा से खिताब। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूटे हैं और हुकूमत ने अपने टैक्स कम किए। मज़ीद उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर बढ़ती कीमतों के बाइस हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम के लिए उन्होंने 120 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान किया है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात की जानिब से अवामी इज्तिमा से खिताब किया गया। फैसलाबाद में उन्होंने कहा कि गरीब अवाम के लिए सेहत सहूलत कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इस मुताल्लिक आपको अपडेट किया। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिलहाल इतना ही। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। पानी को खुली जगह पर जमा न होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैबिनेट आवर में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेजबान अली जन्नत। मैं हूं सदफ अली खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कोरोना की बंदिशों से दुनिया भर में अशिया खुदोनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। तमाम ममालिक मुतासिर हुए। पाकिस्तान आलमी सतह पर बढ़ती महंगाई के चैलेंज से बेहतर तौर पर निपटा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। तमाम अशार ये मुस्बत संस में हैं। मीडिया पर महंगाई के हवाले से अवाम को गलत तासर दिया जा रहा है।
आदातुशुमार कभी झूठ नहीं बोलते। ज़राअत, मसनूआत, बरामदात, टैक्स वसूली समेत तमाम शोबों में हमारी तरक्की हुई। पाकिस्तान ज्यादा गन्ना पैदा करने वाला मुल्क बन चुका है। चावल, मकई और कपास की भी वाफिर पैदावार हुई है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट। पाकिस्तान की अपोजिशन भानमती का कुंबा है। कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन की। कोई लीडर है ना ही कोई प्रोग्राम। हुकूमत के खिलाफ तहरीक खबरों में जिंदा रहने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं। वाहिद कौमी सियासी जमात तहरीक इंसाफ है जिसका